ऑलराइट, तो आज की वीडियो में ना एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है मेरे पास। आज मैं आपको ये बताता हूँ, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट पहले जो 20 मिनट में कमेंट करेगा इस वीडियो के ऊपर अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, उसको मैं आंसर करूँगा। ये मेरा वादा है। तो 20 मिनट्स का एक गेम टाइप का या एक चैलेंज टाइप का आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते तो हैं लेकिन मुझसे मिस हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है पूरे दिन की मैं ये पढ़ता रहूँ। आप 20 मिनट्स के अंदर अगर अपना डाउट पूछेंगे इसके अंदर, इस वीडियो के अपलोड होने के बाद, तो मैं उसमें ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। आपके क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, जितना कर पाऊँगा उतना करूँगा। सो लेट्स डू दिस चैलेंज दिस टाइम। अभी जाकर कमेंट कर दीजिए अपना डाउट और फिर वीडियो को एंड तक देखना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम है आयुष चंद्र और आप देख रहे हैं साइकोलॉजी डेली। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें साझा करने जा रहा हूँ जिससे आपको और हज़ारों ओसीडी वॉरियर्स को हमेशा के लिए ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने का रीज़न मिल जाएगा। देखिए, ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। व्हाट आई वांट टू से इज दैट एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द वे यू परसीव योर थॉट्स. It's all about a thought interpretation. Then that's what we learn in psychology. Psychology कहती है कि आपके अंदर आने वाले सारे thoughts वैसे ही हैं, हूबहू वैसे ही हैं जैसे इस धरती पे किसी भी और मनुष्य को आते हैं। बहुत सालों पहले psychologists like me, they have experimented and researched with a lot of OCD warriors in one group and non-OCD people in another group. समझ लीजिए कि दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए वाले OCD वॉरियर्स, OCD वाले लोग, और ग्रुप बी में नॉन OCD लोग। साइकोलॉजिस्ट समझना चाहते थे कि आखिरकार इनके थॉट्स में डिफरेंस है भी या नहीं। और जब हमने ये रिसर्च करी, यानी कि मुझे साइकोलॉजिस्ट ने जब ये रिसर्च करी, तब उनको समझ में आया कि इनके थॉट्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। दोनों को जब सेम थॉट्स दिए गए, नेगेटिव थॉट्स अबाउट कंटामिनेशन, अबाउट सेक्स, अबाउट गॉड, अबाउट रिलीजन, अबाउट परफेक्शन, सिमेट्री, कैसे भी थॉट्स जब दोनों पार्टीज को दिए गए, तो देखा गया कि थॉट सेम होने पर भी रिएक्शन में फ़र्क है। यानी कि थॉट सबको आते हैं। आप अक्सर अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने प्रियजनों से ये सुनते होंगे दैट वी ऑल्सो गेट द सेम काइंड ऑफ थॉट्स, वी आर नॉट अफ्रेड अबाउट इट। तुम क्यों डरते हो? हम तो बिल्कुल नहीं डरते इससे, तो नॉर्मल सी बात है। आखिरकार बात सच ही कह रहे हैं वो। भले ही आपको लगता है कि आपको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं ओसीडी से, ओवर थिंकिंग से सफ़र कर रहा था। लेकिन जब वो ऐसा कह रहे हैं ना, तो वो यही कहना चाहते हैं कि सेम थॉट्स उनको रिएक्शन नहीं देते। तो फिर आपको क्यों देते हैं? क्योंकि आप उन थॉट्स से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं रखते हो। दीज थॉट्स डू नॉट बिलोंग टू यू, दे डू नॉट रिप्रेजेंट योर वैल्यूज, दे डू नॉट रिप्रेजेंट योर ट्रू सेल्फ। ये जो थॉट्स हैं, ये आपकी अपनी समझ, अपनी वैल्यूज, अपने मूल्यों से बिल्कुल विपरीत हैं, और इसीलिए आपको इनसे घृणा होती है, इसलिए आप इससे दूर जाना चाहते हैं। और यही जो ट्रिक है ओसीडी आप पे यूज़ कर लेता है। रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करता है ओसीडी आप पे। एक ऐसी टेक्निक यूज़ करता है जिसको हम पैराडॉक्सिकल स्कैम भी कहते हैं, कि आपको आपके ही जाल में फंसा देता है। इसीलिए आपको अक्सर लगता है कि भाई मेरा ही दिमाग है, मुझे ही इतना नेगेटिव क्यों बोल रहा है, मेरे अंदर ही नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है यहाँ पर। आप एक तरीके के इंसान हैं, आपने जीवन भर एक तरीके की अपने बारे में चीज़ें सुनी हैं, और भगवान के बारे में या संसार के बारे में चीज़ें सुनी हैं जब आप बड़े हो रहे थे। अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ कहते हैं इसको। जैसे आप बड़े हो रहे थे तो आपने सुना कि भाई भगवान से हमें डरना चाहिए, या भगवान पाप दे देंगे, या गंदगी से बीमारियां फैल जाती हैं, या आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिसने आपके मन में एक परिभाषा डाल दी कि क्या चीज़ बुरी होती है। आपके दिमाग ने कुछ चीज़ों को बुरा डिफाइन कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, और आपने ये सोच लिया, मन ही मन आपके बच्चे दिमाग ने ये सोच लिया। इसको हम साइकोलॉजी में इनर चाइल्ड कहते हैं। The inner child thought that no matter what, I am not going to be this bad person or be responsible for something bad to happen to me or my loved ones. ये सोच लिया आपके दिमाग ने कि मैं बुरा होने ही नहीं दूंगा, ना खुद के साथ ना दूसरों के साथ, या किसी भी तरीके से सज़ा नहीं लूंगा मैं। अब एक दिन चिंटू आया, घूमता फिरता टहलता हुआ आपकी ज़िंदगी में। चिंटू कौन? चिंटू मतलब ओसीडी। एक दिन जब चिंटू आपकी लाइफ में आया, उसने आपको एक कहानी सुनाई, और ये कहानी बड़ी ही विचित्र कहानी थी, एक स्कैम कॉल की तरह। एक अजीब सा स्कैम, एक अजीब सा प्रैंक आपके साथ हो गया। इस चिंटू ने आपको बोला कि देखो ऐसा है, मैं तुम्हें बचा लूँगा ये सारी गलत चीज़ें होने से, भगवान पाप भी नहीं देंगे, तुम्हारी लाइफ में कुछ बुरा भी नहीं होगा, तुम्हारी फैमिली भी ठीक रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। आपने कहा है, मैं तो चाहता हूँ ऐसा कि सब कुछ ठीक रहे, तो क्या करना होगा? चिंटू ने कहा कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यू जस्ट हैव टू लिसन टू माई ऑर्डर्स। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ नियम बताऊंगा, तुम्हें वो फॉलो करने होंगे, और बस एक एक बार ही करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने कहा कि अच्छा, एक बार तुम्हारे नियम फॉलो करने से मैं बच सकता हूँ?
आपका जो डर था वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन में बदला उसकी कहानी सुन के, उसकी स्कीम सुन के। यहाँ से पूरी बात ध्यान से सुनना और समझ लिया आपने तो आप काफ़ी हद तक रिलीफ आज से ही महसूस करेंगे। तो चिंटू जब आपकी ज़िंदगी में आया उसने कहा कि ये सब चीज़ों से, इस अप्रिय घटना से, इन नेगेटिव इवेंट से मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो आपने बोला अच्छा बताओ कैसे बचेंगे। उसने कहा देखो मेरे कुछ रूल्स हैं वो फॉलो कर लो। कैसे रूल्स? रीवॉशिंग, बार बार वॉशिंग करो, बार बार रीचेकिंग करो, श्योरिटी बनाओ, दिमाग में रिकैप करो, भगवान को सॉरी बोलो, मंत्र पढ़ो, ये करो वो करो, ये छू लो वो छू लो, दूर रहो, अवॉइडेंस करो। ये सारी चीज़, रीचेकिंग, रीअश्योरेंस और रिपीटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, ऑल ऑफ दिस थिंग एंड इवन अवॉइडेंस एंड मेंटल रीचेकिंग जो प्योर ओ में होता है, ये सारी चीज़ें आपको किसने बताई करने के लिए? ये आपको चिंटू ने बताई। और क्यों बताई और आपने क्यों करी? क्योंकि चिंटू ने आपको एक स्कीम बेची। क्या स्कीम थी? कि अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारा बुरा होने से बचा लूँगा मैं, राइट? ध्यान से सोचो, यही स्कीम थी ना? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि ओसीडी वॉरियर्स की जो पीड़ा है ना, वो बहुत ही इंटीग्रल है उनकी लाइफ से। शायद दूसरे लोग समझ ना पाए इस चीज़ को, मुझे भी नहीं समझ पाते थे लोग। तो अब आपको क्या सोचना है कि अच्छा जब उसने मुझे ये बात स्कीम दे दी और मैंने फॉलो भी करनी शुरू कर दी, उसने कहा सब कुछ ठीक रहेगा। और सब कुछ ठीक का मतलब क्या है? सब कुछ ठीक का मतलब क्या होता है? हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, हमारी फैमिली ठीक रहेगी, हमारी ज़िंदगी में बिजनेस, पढ़ाई, कोई आपदा, कोई विपदा, कोई बुरी घटना, अप्रिय घटना नहीं घटेगी इन अ वे, राइट? कुछ भी आपको बताया होगा उसने कि कोई अनहोनी खराब घटना नहीं घटेगी आपकी ज़िंदगी में इफ़ यू फॉलो दीज रूल्स, राइट? अब आपको आज थोड़ा सा अपने आप को होश में वापस लाना है, ग्राउंड करना है। ग्राउंड कैसे करते हैं सिखाया था ना पिछली वीडियोस में। टेक अ डीप ब्रेथ, कम बैक टू दिस मोमेंट, इस मोमेंट में आ जाओ वापस, कम बैक कम बैक कम बैक, वापस आओ वापस आओ वापस आओ, वेर एवर यू आर, कम बैक टू योर सेंसेस। लॉजिकल 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 माइंड को क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक की एक टेक्निक होती है जिसमें आप यहाँ पे ना ऐसे बायलेटरल टैपिंग करते हो, करो बायलेटरल टैपिंग करो, इससे आप वापस ग्राउंड हो जाओगे। ग्राउंड क्यों करवा रहा हूँ मैं आपको? ताकि आप आज इस स्कैम को देख पाओ, परख पाओ, जांच लो कि जब मैं पिछले कई सालों से इस ओसीडी की दी हुई रूल्स पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्यों चल रहा हूँ इसने मुझे शुरू में बताया था कि अगर मेरे रूल्स पे चलोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। पिछले 1 साल, 10 साल या 50 साल से जब से मैं ओसीडी के रूल्स पे चल रहा हूँ, उसका डेटा तो फिक्स्ड है ना, उसका डेटा तो ये मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पिछले 10 साल का, 5 साल का डेटा तो ये मैनिपुलेट नहीं कर सकता। चलो 1 महीने का तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है? आप पिछले 1 महीने का डेटा देखो, आपने इसके सारे नियम माने थे, सब कुछ किया था। क्या आपके जीवन में सुख, चैन, शांति, या आपके परिवार वाले बहुत खुश हैं, या भगवान आपके साथ बहुत खुश हैं, आप बड़े खुश हो अपने साथ? बताओ ज़रा, डेटा क्या कहता है? डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस है ओसीडी रिकवरी के अंदर। क्या कहता है डेटा? क्या आप खुश हो? क्या आपके परिवार वाले खुश हैं जान करके आप उनको बचाने में लगे हुए हो? क्या आप बड़े खुश हो, या आपके आसपास वाले लोग कहते हैं अरे तुम तो बड़ी सफाई रखते हो, या तुम तो बड़ी केयर करते हो हेल्थ की? ऐसा बोलते हैं क्या? तारीफ मिलती है आपको? आपको जो ओसीडी ने कहा था जीवन सुखी हो जाएगा, आप पीड़ा, कष्ट और परेशानियों से बच जाओगे, क्या ये बात सत्य साबित हुई आज की डेट में? क्या कोई पीड़ा नहीं है? लाइफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ललन टॉप चल रही है आपकी लाइफ? ऐसा नहीं है। पिछले 1 महीने का डेटा लो या पिछले 10 साल का डेटा लो, आपको समझ में आएगा ओसीडी को जब से आप फॉलो कर रहे हो, इसके वजह से लाइफ का जो ग्राफ है वो डाउन 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 फॉल हो रहा है। ऑल राइट? तो यानी कि आज इस बात के होश में आ जाओ कि ओसीडी ने आपको एक रॉन्ग, बिल्कुल ही बेकार और बिल्कुल ही स्कैमिश, यानी कि स्कैम किया है आपके साथ। एक बहुत ही ख़राब और बहुत ही स्टूपिड स्कीम बेच दी है आपको। जैसे कभी कभी कोई घाटे का सौदा नहीं हो जाता, कोई आपको बहुत ही सस्ती चीज़ बहुत ही महंगे दाम में बेच दे, वैसा ही। और जो इसने कहा था कि मेरी बात एक बार मान लो, वो एक बार पे टिका भी नहीं। अब वो आपसे 2 बार, 3 बार, 10 बार पूरे पूरे दिन आपका ख़राब कर देता है। आपकी पढ़ाई ख़राब हो रही है, हेल्थ ख़राब हो रही है, परिवार ख़राब हो रहा है, आपकी हैप्पीनेस तो चली गई। ये तो कहता था हैप्पीनेस आएगी, दुनिया अच्छी लगेगी, भगवान खुश हो जाएंगे, आपके परिवार वाले खुश हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा, तो तुम भी खुश नहीं हो। जब ये स्कैम पकड़ लिया तो समझो कि हमें हैप्पीनेस के लिए क्या करना होगा। जो रूल्स ओसीडी ने दिए थे उसको फ्लिप कर लो। रूल्स को पहले लिख लो, पहले रूल्स को लिख लो। उसने जो रूल्स बताए थे आपको, हाथ 10 बार धोने के लिए, रीचेकिंग करने के लिए, रीअश्योरेंस करने के लिए, गूगल करने के लिए, जिस भी तरीके से आप तसल्ली लेते थे। तसल्ली इज़ द वर्ड। कंपल्शन का मतलब क्या होता है? कंपल्शन मतलब एनी एक्शन दैट विल लीड टू सेटिस्फैक्शन विच इज़ टेम्परेरी। टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन आपको जो भी चीज़ें देती है, आप जो भी कंपल्शन करते हो उसकी लिस्ट बना लो और वहाँ लिखो रूल्स ओसीडी गेव मी 10 years बैक, 5 years बैक, व्हाटएवर। उसको फ्लिप कर लो, उल्टा कर दो उसको। मान लो ओसीडी कहता था 3 बार हाथ धोने चाहिए, आप बिल्कुल उल्टा कर दो, 1 बार हाथ या 1 भी बार हाथ नहीं धोने चाहिए। हर एक स्कीम को उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, अपोजिट एक्शन में तब्दील कर दो। लिख लो पहले तो।
अब जब आप लिख लोगे ना, आपको समझ में आएगा कि यार लिख तो लिया पर इतना आसान नहीं है करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें सबसे ईजी चीज़ सेलेक्ट करनी है। मान लो आपने 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई, एक सूची बनाई, उसमें सबसे ईजी भी तो होगा ना कुछ, सारी चीज़ें मुश्किल तो नहीं होंगी एक लेवल की, कुछ बहुत ईजी भी होगा, चल ठीक है ये वाला कभी कभी करता हूँ, ये ईजी है। उसी रूल को फ्लिप कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो कि ठीक है मैं टॉयलेट में जाकर हाथ ना धोऊं, ये थोड़ा मुश्किल है सर, लेकिन चलो बाहर से आकर, अपने गार्डन से आकर, लॉन से आकर या पार्क से आकर मैं नहीं धोऊंगा, वो थोड़ा ईजी है मेरे लिए, वो मैं रोक सकता हूँ, थोड़ी सी कोशिश करूँगा तो शायद रोक लूँ। ऐसी ही चीज़ को मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बार फ्लिप कर लो। ओसीडी कहता था बाहर से आकर हाथ धोने के लिए, आप बोलो बाहर से आकर हाथ नहीं धोऊंगा। सिर्फ और सिर्फ एक दिन, मैं एक हफ्ता भी नहीं कह रहा, एक महीना भी नहीं कह रहा, सिर्फ एक एक दिन एक एक दिन एक एक दिन करके सारे रूल्स की अपोजिट एंड देख लो, अपोजिट एंड, कि जब मैं इस रूल को फ्लिप कर देता हूँ तो क्या होता है। और डेटा लिखते जाओ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, सारे के सारे रूल्स को आप फ्लिप करके देखते जाओ कि उस दिन आपके साथ कैसा दिन जा रहा है, अच्छा बुरा न्यूट्रल कैसा हो रहा है, एज कंपेयर टू जब आप ओसीडी फॉलो कर रहे थे, आज का दिन कैसा है जब आपने उस रूल को फ्लिप कर लिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप रूल को फ्लिप कर लोगे तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि सर थोड़ा मुश्किल हो रहा है अभी भी प्रैक्टिस करना, तो वो इसलिए क्योंकि आपके पास न्यूरल पैटर्न्स अवेलेबल नहीं है और उसको पैटर्न को बनाना बहुत ईजी है। 2 सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूँ, बेसिक ट्रिक्स हैं, एडवांस ट्रिक थेरेपी में बताता हूँ मैं। बेसिक ट्रिक क्या है, दूसरों को ऑब्जर्व करो वो चीज़ करते हुए कि यार मेरे ब्रदर हैं वो बाहर से आते हैं हाथ नहीं धोते, इट्स ओके। दूसरी चीज़, अपने आप को मेंटली, दिमागी तौर पे उस चीज़ को विजुअलाइज कराओ बैठकर। विजुअलाइज करा सकते हो दिमाग के अंदर 5-10 मिनट अकेले बैठकर, या लिख भी सकते हो, राइट इट डाउन। राइट डाउन करना है प्रेजेंट टेंस के अंदर कि मैं बाहर गया था, या पास्ट में भी कर सकते हो कि मैं कल बाहर गया था, मैं वापस आया था, मैंने हाथ नहीं धोए थे और कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो बहुत अच्छी लाइफ है, मेरे को बहुत हल्का लगा, बहुत ईजी हो गई लाइफ। अभी हुआ नहीं है लेकिन आप लिखो, ब्रेन के अंदर न्यूरल पैटर्न जनरेट करने हैं, वो इससे हो जाएंगे। फिर आप जब कल करने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था। अब आपको ये करना है एवरी डे फॉर नेक्स्ट 7 to 10 डेज, सारे रूल्स को फ्लिप करना है और फिर अपना नया डेटा जो आपका बना उसको एनालाइज करना है कि अब मेरे को डिसाइड करना है क्या मैं अपनी रूल बुक फ्लिप करना चाहूँगा या नहीं चाहूँगा। तो ये तो हो गई ये बात, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा इस ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए, जो आम तौर पर कोई भी यूज़ कर सकता है बड़े आराम से इससे बाहर आने के लिए। तो टिप नंबर 1 है स्टे प्रेजेंट। इस दुनिया में ओवर थिंकिंग उन्हीं लोगों को नहीं होती है जो प्रेजेंट मोमेंट में स्टिक करते हैं। आप समझ लीजिए कि आपके ब्रेन के कंप्यूटर के अंदर से हमने फ्यूचर का सॉफ्टवेयर निकाल दिया, पास्ट का सॉफ्टवेयर निकाल दिया, डिलीट कर दिया, वो सिस्टम ही नहीं है। आप देखेंगे अगर सिर्फ प्रेजेंट बच जाए, अगर आप इसी मोमेंट में जहाँ पे आप हैं अभी के अभी, सिर्फ यही मोमेंट आपकी रियलिटी है, आप देखेंगे आपका फियर अचानक से गायब हो गया। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को फोकस, ग्राउंड एंड एंकर कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको वर्ड्स बोले ये थेरेपी के वर्ड्स है, फोकस, ग्राउंड एंड एंकर। इसका मतलब क्या है किसी और वीडियो में ज़्यादा लंबे तौर पे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए अपने आप को इस मोमेंट में वापस लेकर आना। जैसे मैंने अभी आपको बोला, कम बैक, कम बैक, come back to this moment, observe where you are sitting, observe your pressure you are exerting on your chair, observe everything around you। देखो आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, there is no sign of danger around me, this is called the present moment। take a deep breath, breathing हमेशा प्रेजेंट में होती है, इसलिए बार बार ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं। ये ब्रेथ जो है ना, ये फ्यूचर में नहीं हो सकती, ये पास्ट में भी नहीं हो सकती। ब्रीदिंग इज अ वेरी गुड एंकर टू कम बैक इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप ये सेंस करने लग जाओगे ना कि एवरीथिंग इज सेफ अराउंड मी इन दिस मोमेंट, और इस चीज़ को पहली बार में कुछ नहीं होगा, जादू नहीं है ये, इसको कर करके आपको अपने माइंड की मसल को ट्रेन करना है प्रेजेंट में रहने के लिए। और जब आपने ये हार्नेस कर लिया, आपके 99.9% फियर्स वैनिश हो जाएंगे। इतना पावरफुल है ये। और इसी के साथ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आती है एंकरिंग के लिए, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब ब्रीदिंग जो है ना, उसका जिक्र इतनी बार क्यों होता है? जब मैंने नया ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा साइकोलॉजी बुक्स में, मुझे यकीन सा नहीं हुआ, मुझे लगा क्या होगा इससे। एक दिन मैंने भी करी, मुझे कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन करी, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तब तक साइंस के बारे में इतना डेप्थ नॉलेज नहीं था। मैं आज से बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था, यंग था, जब मैं नया साइकोलॉजी पढ़ने गया। जब मैंने न्यूरो साइंस पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि ब्रीदिंग सिर्फ सांस लेने की एक नॉर्मल सी एक्टिविटी नहीं है, दिखने में बहुत नॉर्मल है, लेकिन ब्रीदिंग आपको कई तरीके से हेल्प करती है। और सबसे मेजर तरीके क्या हैं, वाई ओसीडी में इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, यानी कि वो सिस्टम ऑफ द ब्रेन जो रिलैक्सेशन की तरफ आपको धकेलता है। अभी ओसीडी के कारण, एंग्जाइटी के कारण, ओवरथिंकिंग के कारण आपका ब्रेन जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ओवर एक्टिवेटेड है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है 24 घंटे। ओसीडी नहीं भी हो रहा ना, फिर भी अंदर एक घबराहट, बेचैनी, सरदर्द, एक हैवीनेस है, महसूस किया है आपने?
किया है, हाँ या ना? किया है ना? वैसे ही उसी को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है, कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है, एड्रेनलिन बढ़ा रहता है। ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो आपको एकदम प्रिपेयर रखते हैं लड़ाई के लिए। लेकिन लड़ाई थोड़ी हो रही है, जंग थोड़ी है, रियल खतरा तो नहीं है, लेकिन बॉडी 24 घंटे इतने स्ट्रेस में है। तो ब्रीदिंग आपको काम डाउन वाले सिस्टम में एक्टिवेट करती है कि हाँ कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि काम ब्रीदिंग तभी हो सकती है जब इंसान के सामने डेंजर ना हो, ठीक है, तभी हम ब्रीदिंग को। दूसरा हम ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने जब एनालाइज किया एंग्जाइटी वाले ब्रेन को, जब मैंने रिसर्चेस करी अपने पेशेंट्स के साथ, तो मुझे समझ में आया एंग्जाइटी में जितने भी सिम्टम्स होते हैं, हार्ट बीट का बढ़ना, स्वेटिंग आना, बीपी का राइज होना, हॉट एंड कोल्ड लगना, रोंगटे खड़े होना, सेंसेशंस होना बॉडी में, इन सब की जो एक्टिविटीज़ है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सब का एक रूट कॉज है जो ईश्वर ने हमें दिया है। देखो भगवान ने इतने सालों से सृष्टि बनाई है, तो ऐसे तो नहीं बनाई होगी। भगवान ने एक चाबी दी है हमें, और वो है ब्रीदिंग, प्राणवायु। अगर ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग ना दो तरीके से, आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते लाइफ में सिवाय ब्रीदिंग के। ब्रीदिंग एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोनॉमिक भी है और मैनुअल भी है। मतलब मैं बातें कर रहा हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ब्रीदिंग से, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं मैनुअली भी ब्रीथ कर सकता हूँ। अभी जो मेरी नेचुरल रिदम चल रही है ब्रीदिंग की, ये तो चल रही है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं स्लो डाउन कर सकता हूँ। अब देखिए ब्रीदिंग करते मेरी बॉडी जो है ना लूज होने लग जाती है, जैसे ही एक्सेल होता है बॉडी लूज हो जाती है। अब देखिए बड़े कोई बाहर से भाग के आए, कैसे बच्चे जब भाग के आते हैं, खेल के आते हैं, कैसे करते हैं, ये नेचुरली हो रहा है। बिग ब्रेथ्स, लॉन्गर ब्रेथ्स काम डाउन करती है आपके नर्वस सिस्टम को। तो ब्रीदिंग आपको पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कर रही है, यानी कि काम डाउन कर रही है। सेकंड, ब्रीदिंग के कंट्रोल होने से बाकी सब कंट्रोल हो जाता है, जैसे कि हार्ट बीट, स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, रोंगटे खड़े हो जाना, हार्ट में या चेस्ट में टाइटनेस लगना, सर दर्द, ये सब कुछ वहीं से जुड़ा हुआ है। ब्रीदिंग कंट्रोल, सब कुछ ठीक। अच्छा, एक और चीज़, ब्रीदिंग आपको प्रेजेंट में लेकर आती है। ब्रीदिंग ना एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसा एंकर है ना, मेरा फेवरेट है। मेरा जो फेवरेट ब्रीदिंग की मेरी जो फेवरेट एक्सरसाइज है आज की डेट में, कई बार मैं प्राणायाम नहीं कर पाता, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाता, तो मैं क्या करता हूँ, वन बिग ब्रेथ। इससे कम तो कुछ नहीं, मतलब इतना छोटा सी चीज़ जो है अपने लिए कर सकते हो आप लोग, अगर आपको सच में ओसीडी से बहुत परेशान हो तो। वन बिग ब्रेथ क्या होती है, एंड ड्रॉप योर शोल्डर्स। इतना सा तो कर ही सकते हो यार। ये वन बिग ब्रेथ अगर आप दिन भर कई कई दफ़ा कर लोगे ना, आपका ब्रेन जो है वो काम डाउन होना सीख जाएगा। और ये सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन को 24 घंटे खतरे की आदत पड़ गई। अब डेंजरस एंग्जाइटी में रहना ही उसके लिए नॉर्मल हो गया है, मुझे रीट्रेन करना पड़ेगा उसको। जब थेरेपी में मेरे पास लोग आते हैं तो उनको स्टार्टिंग में ब्रीदिंग से करता हूँ, बट फिर हम एक्सरसाइजेस बढ़ाते जाते हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन तो एक बात हो गई, ब्रीदिंग करना, फिर टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग करना, विम हॉफ ब्रीदिंग करना, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करना, ओम ब्रीदिंग करना, बड़े तरीके के ब्रीदिंग होते हैं जो हम करते हैं, ठीक है। माउथ ब्रीदिंग करना, नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करना, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ब्रेथ होल्ड, ब्रेथ वर्क, बहुत सारी हिप्नोसिस, ये सब चीज़ों में ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपके माइंड को धीरे 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 दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा कामनेस में रहने के लिए। अभी वो 80% एंग्जाइटी में रहता है, चाहे ओसीडी एक्टिव हो या ना हो। थर्ड टिप मैं दूंगा, सेट अ डे वाइज प्रोटोकॉल। देखिए मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से मैक्सिमम लोग अगर दिल पे हाथ रख के मेरे साथ हाँ में हाँ और सच में ट्रांसपेरेंट होके बोलेंगे, आपको लगता है, ये बात पता है ना आपको, कि आपका टाइम टेबल नहीं है फिक्स्ड, आपके दिन का प्रोटोकॉल नहीं है फिक्स्ड। कल सुबह जब आँख खुलेगी तो आपके लिए आपका दिन जो है ना वो मजबूरी ज़्यादा है रैदर दिन आपने खुद डिज़ाइन किया हो। समझना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल्के में ले जाते हो। ब्रेन ऐसा है कि विदाउट सिस्टम, विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट डिसिप्लिन एंग्जाइटी क्रिएट करता है। आप में नहीं, मुझ में भी, सब में, इस दुनिया के समस्त प्राणियों में अगर स्ट्रक्चर ना हो, स्पेशली मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर डिसिप्लिन के ना होने से ब्रेन का एमिगडाला हिपोकैम्पस एक्सिस, ब्रेन का पार्ट है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अनसर्टेनिटी हो जाती है उसको कि करना क्या है, क्या करूँ क्या करूँ। भले ही आप ऐसे घूम नहीं रहे हो रेस्टलेस होकर, लेकिन आपके ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि यू डू नॉट नो व्हाट हैज़ टू हैपन इन योर नेक्स्ट आवर, उसको पता ही नहीं है। आप किसी भी हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल से पूछ लो, मेरे जो पेशेंट्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े कंपनीज के बिलियनियर पीपल हैं, सीईओज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, एथलीट्स के साथ काम किया हुआ है मैंने। ये सारे लोगों में जो बिलियनियर माइंडसेट होते हैं, हाई परफॉर्मेंस वाले लोग होते हैं, उनके अंदर और हमारे आम लोगों में क्या फ़र्क होता है।
जितने भी हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल्स हैं उनका डे सेलेक्टेड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। उनको आप सुबह उठ के पूछोगे ना 5 बजे कॉल करके आपका कल क्या करना है आपको, वो 5 बजे आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बता देंगे कि सुबह उठ के क्या करना है। इवन मैं भी बता दूंगा आपको कि कल मेरा दिन कैसे जाएगा, मुझे एग्जैक्टली पता है। और ये पता होना ज़रूरी क्यों है भाई? ये पता होने से आपके ब्रेन को एक सर्टेनिटी मिल जाती है, एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, एक लय मिल जाती है। आप ज़िंदगी के शुरुआत से लेकर ज़िंदगी का अंत देख लो, स्ट्रक्चर ही बनाया गया है सिविलाइजेशंस के द्वारा। बच्चे को क्या करना है, कब कब खाना खाना है, वो एक स्ट्रक्चर है। आपको स्कूल कब जाना है, वो एक स्ट्रक्चर है। जॉब जाते हो वहाँ एक स्ट्रक्चर है, कॉलेज में स्ट्रक्चर है, शादीशुदा ज़िंदगी में एक स्ट्रक्चर होता है। आप चाहो ना चाहो स्ट्रक्चर होता है, सोसाइटी ही ऐसे बनी। सोसाइटी का मतलब ही है लिविंग इन अ स्ट्रक्चर, सिविलाइज्ड मैनर। लेकिन आपके ओसीडी की वजह से आपने स्ट्रक्चर लूज कर दिया है। दैट इज़ वाई यू कीप हैविंग एंग्जाइटी एंड पैनिक ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन। आप कहते हो ना सर कभी कभी तो थॉट्स भी नहीं आते, पर इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी हैवीनेस क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। फिर आता है ब्रेक डाउन बिगर टास्क एंड सेट योर गोल्स राइट। देखिए, अगर आपके पास एक बिग गोल नहीं है, ठीक है, तो आप उस बिग गोल को पहले तो बनाइए। दिन का बिग गोल क्या है, आज के दिन में मुझे मेजर काम क्या करना है। आप देखेंगे फादर से पूछिए अपने, उनको ऑफिस जाना उनका मेजर काम है। मम्मी के लिए घर संभालना, कभी कभी मैं पुरानी तरीके से बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारी फीमेल्स घर पे रहती हैं। मम्मी के लिए, मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, उनके लिए घर संभालना, खाना बनाना, देखभाल करना एक मेजर टास्क है दिन का। उनको भी पता है मेरा 80% डे वहाँ जाएगा, ठीक है। मैं अपनी वाइफ से पूछूं, श्रद्धा से, तो उनका मेजर जो 80% डे है वो थेरेपी में जाएगा, साइकोलॉजी करते हुए जाएगा, पढ़ाते हुए जाएगा, ट्रेन करते हुए जाएगा लोगों को। आप मुझसे पूछो आयुष तुम्हारा 80% डे, मैं कहूँगा भाई मेरा 80% डे जाता है मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे क्लाइंट्स को, मेरे पेशेंट्स को ट्रेन करते हुए, ओसीडी की रिसर्च करते हुए, एकेडमिक्स करते हुए, बुक्स लिखते हुए, बुक्स पढ़ते हुए। ये मेरा 80% ऑफ द डे है। बाकी का 20% क्या है, वो नॉर्मल चीज़ें हैं। एक्सरसाइज हो गया, आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया, लेजर एक्टिविटी हो गई, मैं भी टीवी देखता हूँ, मैं भी मोबाइल स्क्रॉल करता हूँ, ये सारी चीज़ें करता हूँ। लेकिन वो 20% है। आपके जीवन में उल्टा हो गया, 20% बाकी चीज़ें, 80% सिर्फ 80% ओसीडी के अराउंड घूम रही है लाइफ। और उसकी वजह से लाइफ के बाकी स्फेयर्स भी ख़राब होते जा रहे हैं। इसीलिए सीरोटोनिन बनता नहीं है आपके अंदर। कोई मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था मेडिसिन के बारे में वीडियो बनाने के लिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ आपसे, मतलब आपसे तो, आप तो मेरी फैमिली की तरह ही लगते हो। मेरे पास एक बोर्ड है, मार्कर के साथ समझाना चाहता हूँ मैं आपको एक्चुअली क्लियरली कि मेडिसिन वर्क क्यों नहीं करते हैं ओसीडी के अंदर, कौन कौन से थेरेपीज़ वर्क करते हैं। वो बस मैं बोर्ड, वाइट बोर्ड है मेरे पास, मैं उसका स्टैंड नहीं मिल रहा है मुझे। स्टैंड अभी ऑर्डर किया हुआ है, स्टैंड आएगा ना तो मैं लिख कर आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे हम सारी मेंटल हेल्थ रिलेटेड बातें करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं, कोई नया चैनल नहीं है ये। हाँ, लोगों को अवेयरनेस अब हुई है, लोगों को समझ में अब आने लगा है कि साइकोलॉजिस्ट, एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, एक स्पेशलिस्ट का क्या रोल है इस सोसाइटी में कुछ चीज़ों के लिए। सब लोग अच्छे होते हैं, देखो कोई डॉक्टर बुरा नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट बुरा नहीं है, सब अपने अपने लिए ठीक कर रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर, सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं, दुनिया में कोई भी चीज़ करते हो ना, वो प्रोफेशनल से ही कराओ, तभी फ़ायदा है। मुझे एक शर्ट भी सिलवानी होगी ना, तो मैं देखता हूँ कि भाई कौन सा टेलर स्पेशलिस्ट है जेंट्स का, कौन सा स्पेशलिस्ट है लेडीज़ टेलर कौन सा, आप देखते हो ना। यही देखकर जाना होता है। अगर आप मान लो मेरे को एक जेंट्स की शर्ट सिलवानी है, एक्चुअली रियल इवेंट है, टाइम थोड़ा सा कम है लेकिन बता देता हूँ मैं। एक बार मैं कॉलेज में था शायद, और मुझे एक शर्ट सिलवानी थी, शर्ट थी मेरे पास, मुझे उसकी फिटिंग करानी थी। अब मेरे को उस टाइम, मैं यंग था, मैंने कभी टेलरिंग का इतना काम करवाया भी नहीं था, मम्मी वगैरह करवाते थे घर में। मैंने क्या किया, मुझे लगा सारे टेलर एक जैसे होते होंगे, मैं अपनी शर्ट लेके, मुझे आज भी याद है वाइट शर्ट थी मेरी, और मैंने एक टेलर को दे दिया अपने आसपास। टेलर की दुकान भी पुरानी थी, ऐसा भी नहीं, मेरे को लगा हाँ ठीक है देना ही तो है, टेलर को मैंने दे दिया। भाई वो टेलर थे लेडीज़ टेलर, ठीक है, मेरी शर्ट तो उन्होंने फिटिंग कर दी, लेकिन उन्होंने मेरी बाजू जो है वो एकदम ऊपर तक बना दी ऐसे ब्लाउज की तरह, ठीक है। और मैंने ली जब वो शर्ट, तो मुझे लगा कुछ तो अजीब लग रहा है लेकिन इट वॉज रियली फनी। फिर जब मैंने अपने घर में वो शर्ट एक दिन पहनी, तो मेरी मासी ने मुझे कहा कि आयुष ये शर्ट थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही, कहाँ से ली? मैंने कहा ली नहीं है, तो मैंने बनवाई थी। कहती ये जो इसकी बाजू है ना, ये ब्लाउज़ की तरह बनाई हुई है मैंने कहा अच्छा। तो मुझे समझ में आया, और उस दिन से मैंने फिर वो शर्ट नहीं पहनी ऑफ कोर्स। बट ये इंसिडेंट मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं थे वो, टेलर हैं लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है। इसीलिए कई बार लोग बहुत सारे पैसे बचाने के चक्कर में, वक्त बचाने के चक्कर में, या किसी भी अलग कारण से जाते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान के पास। प्लीज़ स्पेशलिस्ट की कदर करिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप किसी भी स्पेशलिस्ट की कदर करिए जो एक चीज़ के अंदर काम करते हैं, उनके पास जाइए, टाइम मत वेस्ट करिए, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का मूल्य समझिए। तो यहाँ पे एक बात हो गई।
एंड लास्ट एडवाइस मैं दूंगा आपको, अपने कर्म और अपने थॉट्स को डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। कर्म यानी कि ड्यूटीज़, आपके जीवन में जो ड्यूटीज़ हैं, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, जो भी करते हो, या आप घर में काम करते हो तो आपके टास्क क्या हैं, अपनी ड्यूटीज़ क्या हैं और अपने मन के थॉट्स क्या हैं, इन दोनों को ना सेपरेट रखो। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ रहा था, दोबारा पढ़ रहा था, पढ़ता ही रहता हूँ मैं रिपीट पे, तो समझ में हर बार जब भी पढ़ते हैं ना भगवत गीता, एक नई सोच समझ में आती है, एक बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो ये कि आपको समझ होनी चाहिए भगवत गीता पढ़ने के लिए भी। तो उसमें ना एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कर्म और मन अलग है। ठीक है, कर्म जो है वो ड्यूटीज़ हैं आपकी, और मन जो है वो उस ड्यूटीज़ के बीच में बाधा डालने वाली चीज़ है। तो इंसान के जीवन में एक चीज़ होती है जो साइकोलॉजी भी मानती है, उसको कहते हैं फ्री विल एंड डिटर्मिनेशन। यानी कि इंसान के पास चॉइस है कि वो क्या चुनेगा, मन या कर्म। एक्चुअली मनुष्य और जानवरों को, बाकी समस्त जानवर जो हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह, इनको अलग ही ये चीज़ करती है। नहीं तो हम भी एनिमल किंगडम से ही आते हैं। ठीक है, हमें क्या अलग करता है कुत्ते बिल्लियों से, ठीक है, मनुष्यों को, वो है कर्म को चुनना और मन को सेपरेट रखना। इससे ही मनुष्य अलग लगता है। यानी कि अगर आप किसी कुकुर को देखेंगे, किसी डॉग को देखेंगे, दे विल फॉलो देयर मन। ठीक है, दे विल फॉलो देयर मन, मतलब यार उनको बिस्किट दिखाओ तो वो पीछे पीछे खाने आ जाएंगे। उनको ये नहीं दिखेगा कि ये इंसान अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, ये बिस्किट जहरीला हो सकता है, क्या हो सकता है, वो बस खा लेंगे उस बिस्किट को। ठीक है, क्योंकि वो मन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य को अगर कोई बिस्किट ऑफर करेगा तो मनुष्य पहले अपनी कर्म को देखेगा कि क्या मैं इस टाइम खा सकता हूँ। अगर मैं अभी आपके साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को कोई बिस्किट ऑफर करे अचानक से, मैं क्या बोलूँगा, नहीं यार रुक जाओ, मैं ज़रा बिजी हूँ, अपने पेशेंट्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ बिजी हूँ मैं अपने कर्म को चुन सकता हूँ। तो हमें ईश्वर ने यही बोला है कि कर्म को जो इंसान चुनेगा, जो ड्यूटीज़ पे रहेगा और मन को आड़े नहीं आने देगा, मन में कुछ भी चल रहा हो, अच्छा बुरा कैसा भी, उससे ईश्वर को कोई मतलब नहीं है। ईश्वर का सिंपल फॉर्मूला है, कर्म पे चलते रहो, मन को साइड रख दो। अगर आप ऐसे चलते रहोगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आप ज़िंदगी में नॉट जस्ट OCD को बीट कर पाओगे, अपनी ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी को बीट कर पाओगे। ज़िंदगी में सक्सेस आपके सामने आपके कदम चूमेगा। आई होप कि ये, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लेकिन एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है इस वीडियो के अंदर। जो भी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगली बार। कीप बीटिंग योर फियर्स लाइक अ प्रो।